Welcome to ACM classes. Today we're going to do HTAT 2023 Level 2 TGT for class 6 to 8th and we're going to do quant and reasoning. So पिछली क्लास की तरह शॉर्टकट्स के थ्रू करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस. So let's start the question. First of all, question number 61. Now this is a reasoning का क्वेश्चन है, डायरेक्शन टॉपिक है आपका. नाउ इस टॉपिक में पहले ही मैंने आप लोग को समझाया हुआ है, बताया भी हुआ है कि देयर आर 4 डायरेक्शंस विच वी टेक, जिसमें हम नॉर्थ को रखते हैं टॉप पे, साउथ को रखते हैं बॉटम पे, ईस्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड वेस्ट इज द लेफ्ट हैंड साइड. दैट इज हाउ द सीक्वेंस इज. नाउ द क्वेश्चन नंबर 61 सेज ए ट्रेवल्स 8 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ईस्ट से वेस्ट जाना है, तो लेट्स से दिस इज ए. तो ये भाई साहब जाते हैं, पहले ईस्ट में है तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं एंड ही वेंट फॉर 8 किलोमीटर. मार्क एन एरो ताकि मुझे फेस समझ आए, लेफ्ट और राइट समझ आए. डायरेक्शन के बाद डिस्टेंस लिखा 8 किलोमीटर्स एंड टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 2. तो यहाँ से जब मैं डायरेक्शन मेरी इस साइड है तो राइट ऊपर आएगा, लेफ्ट नीचे. दैट मीन्स मुझे जाना है ऊपर की तरफ एंड आई हैव टू गो ओनली 2 किलोमीटर्स. तो कोशिश करो 2 8 का 1/4 अप्रॉक्सीमेट बने, स्केल नहीं करना, अप्रॉक्सीमेट. नाउ अगेन ही टर्न्स राइट. अब अगर फेस ऊपर की तरफ है तो राइट इस साइड आएगा. ही ट्रेवल्स 5, तो 8 के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा बनाओ, तो दिस इज 5. एंड नाउ दे से इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ पोजिशनड विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट. गाइज ये विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यह अगर यहाँ लिखा होता स्टार्टिंग का बताओ विद रेफरेंस टू फाइनल डेस्टिनेशन तो आंसर चेंज हो जाता है. अब जब मुझे रेफरेंस पता है स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जो प्लस का हमने बनाया था डायरेक्शन जो हमें बता रहा है, तो दिस विल मेक विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट विल मेक इट हेयर. हम इसको यहाँ बनाएंगे, ठीक है. अब उसने पूछा कहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शन में है. नाउ अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ एंड आई लुक एट दिस फाइनल पोजीशन, तो माय फेस इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन. मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ. अब ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ वेस्ट है. मतलब मैं देख रहा हूँ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है. मतलब ये जो फाइनल पोजीशन है ये कहाँ आई, ये आई नॉर्थ वेस्ट. तो अगर आपको ये फिगर बनाना आता है, बेसिक आपको पता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन चुटकी बजाते ही हो जाना है. इट इज़ दैट इजी. तो मेरा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 2. दैट इज द आंसर वी हैव. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 62. If project is coded as CEOPRT and plane is coded as ELNP, then organized कैसे लिखोगे. अब यही वापस मेरे कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस की बात आ गई. वीडियो का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पब्लिक है. एंड रूल नंबर 1 2 3. रूल नंबर 1, ऑर्गेनाइज्ड के अल्फ़ाबेट्स नहीं है. और रूल नंबर 2 ये कहता है क्या प्रोजेक्ट के अल्फ़ाबेट यहाँ पर है, बिल्कुल है, और एक लेटर मिसिंग भी है. यहाँ पर मेरे 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6. क्या नहीं है, जे मिसिंग है, जे यहाँ नहीं है. और बाकियों को कैसे अरेंज किया गया अगर मैं चेक करूँ, जैसे हम अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं ना, ABCDEFGH, मतलब लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस, उसी तरह ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाए गए हैं. प्लेन में चेक कर लो, सेंटर लेटर ए नहीं है, बाकियों को आपने ELNP जैसे जैसे अल्फ़ाबेट सीक्वेंस बढ़ रहा है वैसे लगाया हुआ है. ऑर्गेनाइज्ड का भी सेंटर लेटर है N, वो नहीं आएगा. सबसे पहले आएगा A. तो A सबसे पहले सब में आया हुआ है, फिर सब में D भी आया हुआ है, फिर सब में E भी आया हुआ है, फिर सब में G भी आया हुआ है. अब क्या आएगा पहले, I या O? पहले ऑफ कोर्स I आता है, तो ये आंसर आउट हो गए. आई के बाद क्या आएगा, ओ या आर? पहले ओ आएगा, ये आंसर भी आउट हो गया, क्योंकि मुझे तो सीक्वेंस में लगाना है. अब आई ओ आर एस में, आर में पहले क्या आएगा, आर एस. मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4. तो एक बार जब लॉजिक क्रैक कर लिया, उसके बाद कम टू द क्वेश्चन राइट अवे, लुक एट द ऑप्शन, एलिमिनेट एंड फाइंड आउट द आंसर. इट इज एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 63. ये क्वेश्चन है रैंकिंग का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट. तो कहते हैं चलो ए जो है वो 7th फ्रॉम द लेफ्ट है, तो लेफ्ट से हम देखते हैं तो ये 7th पे आ गया. एंड बी 12th फ्रॉम द राइट है, और जो बी है वो है 12th फ्रॉम द राइट, तो बी को हमने 12th ले लिया राइट से. इफ द इंटरचेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज का मतलब है बी की जगह ए चला गया, ए की जगह बी आ गया.
और ए बिकम्स 22 फ्रॉम द लेफ्ट। नाउ यहाँ पर ए है और ये पोजीशन बन जाती है अब 22 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये 22 फ्रॉम द लेफ्ट बन गया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल बॉयज आर देयर इन अ रो में सारे ही बॉयज हैं, टोटल बॉयज पूछे गए हैं। अब बॉयज कैसे फाइंड होंगे? अब इसका फॉर्मूला था सिंपल सा, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया होगा, रैंकिंग की वीडियो भी अवेलेबल है, उसमें बताया होगा कि जब आपको एक पोजीशन की दोनों साइड से पोजीशन अपोजिट साइड से, लेफ्ट या राइट, टॉप और बॉटम, फ्रंट और बैक, अगर आपको अपोजिट साइड से किसी भी एक पोजीशन के बारे में मालूम है कि वो लेफ्ट से कितनी है, राइट से कितनी है, दोनों को ऐड करो, -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 22 + 12 34 -1 33 इज द आंसर। तो आपका फॉर्मूला तैयार क्या होता है? टोटल कितने बॉयज होंगे, दैट इज पोजीशन 1 प्लस पोजीशन 2, जहां पोजीशन 1 और 2 सेम इंसान की लेफ्ट और राइट से है, टॉप और बॉटम से है, फ्रंट और बैक से है, अपोजिट साइड से है, दोनों को प्लस करो, -1 करो, you'll get the answer। 1 माइनस क्यों करना है? बिकॉज इस पोजीशन को ही आपने 12th बोला है, इसी पोजीशन को आपने 22nd बोला है, सेम पोजीशन को 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए एक बार इसको माइनस करते हैं, आंसर हो जाता है P1 + P2 -1। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 63 इज 33। आगे चलते हैं 64। अब देखो, हर बार ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी फैमिली ट्री के ऊपर बेस्ड हर बार आया हुआ है, ठीक है? तो इसको करते हैं। इन अ फैमिली ए इज द फादर ऑफ एक्स, तो लेट्स से ए इज द फादर ऑफ एक्स, बी इज द मदर ऑफ वाई। इसको भी रुकते हैं क्योंकि एज आई ऑलवेज से डेफिनेट इंफॉर्मेशन सबसे पहले शुरू करो ताकि आप पे केसेस ना बने। केसेस बनाने का मतलब है एग्जाम बैठ के टाइम को ज़्यादा यूज़ करना, जो हम नहीं कर सकते। केसेस मत बनाओ, डेफिनेट इंफॉर्मेशन पहले चेक करो, ठीक है? लेट्स सी इट नाउ। तो ए इज द फादर ऑफ एक्स, ये लाइन हमने यूज कर ली। बी इज द मदर ऑफ वाई, नहीं पता। सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, तो सिस्टर ऑफ एक्स सिबलिंग का साइन है, ऊपर पेरेंट्स का होता है। एक्स और वाई, एक्स और जेड की सिस्टर वाई है, मतलब ये तीनों भाई बहन है, उनमें वाई जो है वो एक लेडी है, तो माइनस हमने फीमेल के लिए बनाया, प्लस हमने मेल के लिए बनाया। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई हो गया। अब एक लाइन ये थी, बी इज द मदर ऑफ वाई, बी अगर मम्मी है वाई की, तो मतलब एक्स जेड वाई सबकी मम्मी है, और ये पापा जी है। अगर पापा और मम्मा मतलब हस्बैंड वाइफ, ये साइन होता है आपका हस्बैंड वाइफ का, स्पाउस का। ये होता है सिबलिंग का, जो सिंपल लाइन है, जब एरो लगा दिया स्पाउस बन गए। स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन है पेरेंटल। नाउ क्वेश्चन है विच ऑफ देम इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। बी इज द वाइफ ऑफ ए, बिल्कुल है, बी मम्मी है, ए पापा है, बी और ए हस्बैंड वाइफ है, दैट इज राइट। बी हैज अ डॉटर, हाँ जी बी की डॉटर भी है वाई, बट ए की डॉटर है, ये कंफर्म नहीं है अभी अपने को। एक्स इज द सन ऑफ ए, ये भी कंफर्म नहीं है सन है या डॉटर है। वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड, ये कंफर्म्ड है, वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड, तो ये भी ठीक है। मुझे बताना है नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है। नाउ बी हैज अ डॉटर, अब वो कहता है उसकी एक बेटी है, ठीक है, तो बी हैज अ डॉटर, ये भी ठीक है, बट एक्स इज सन ऑफ ए, ये मैं डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकता। एक्स की बेटा है या बेटी है, दिस आई कांट टेल, तो मेरा आंसर होगा एक्स इज द सन ऑफ ए, ये मेरा नॉट ट्रू है। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आई हैव। आई बिलीव क्वाइट क्लियर इट इज। देखो क्वेश्चन रिपीटेड है हर बार, सेम पैटर्न आ रहा है। इवन आई से जो 24 का एग्जाम था वो थोड़ा इजी लेवल पे था 23 के कंपैरेटिवली। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज, रॉन्ग नंबर निकालना है, तो मतलब है तो सीरीज का क्वेश्चन ना, थोड़ा सा ओड मैन आउट कर दिया उन्होंने इसको ना, डिफरेंट कर दिया। 0 से 3 से 9 से 12 36 39 42 120 360। एक चीज़ तो साफ नज़र आती है कि यहाँ पर 3 × 3 9 है, यहाँ 12 × 3 36 है, यहाँ पे 120 × 3 360 है। तो बाकी क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? 0 + 3 × 3 9 + 3 × 3 36 + 3 × 3 होना चाहिए था यहाँ पे। 39 × 3 अगर मैं करता तो मेरा आंसर आता 117, फिर मैं +3 करता 120 आता इंटू, तो मेरा पूरी सीरीज बन जाती। अगर ये 42 की बजाय 117 हो जाता, मतलब क्या गलत है? 42 इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। 42 नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह आना चाहिए था 117। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, हर बार आया हुआ है। आगे चलते हैं 66। डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन आ गया, आई बिलीव, यस, वेरी गुड। तो डायरेक्शन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्लीज रीजनिंग के ये कुछ टॉपिक जरूर करके जाना। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एस्टेट में उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, कोई सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं आ रही, कोई इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कोई आपका बहुत
लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, सिटिंग अरेंजमेंट का आता भी है तो एक आधा क्वेश्चन सिंपल सा आ रहा है। सो मैक्सिमम क्वेश्चन ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ओड मैन आउट के हो गए, ये आ रहे हैं। तो रीजनिंग को क्रैक करना बहुत टफ नहीं है इस एग्जाम के अंदर। इफ़ ए वॉक्स 8 किलोमीटर साइड, तो ऊपर हमने बनाया था नॉर्थ साउथ ईस्ट में, दोबारा नहीं बना रहा हूँ, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ए वॉक्स 8 किलोमीटर टू द साउथ, तो ए जो है उनको हमने चलाया 8 किलोमीटर टू द साउथ, तो लेट्स मूव हिम टूवर्ड्स द डाउन, साउथ चलाया 8 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट। अब नीचे अगर फेस है तो राइट किस साइड पड़ेगा? अगर नीचे मेरे पास फेस है तो मेरा राइट पड़ेगा जहाँ पे मेरा लेफ्ट है इस समय, क्योंकि मेरा फेस उनके अपोजिट है। तो ए वॉक्स 8 किलोमीटर साउथ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, तो यहाँ से गया वो 6 किलोमीटर, ये उसका राइट है। एंड अगेन टर्न नॉर्थ ईस्ट एंड वॉक्स 10। नॉर्थ ईस्ट कहाँ बनेगा? नॉर्थ ईस्ट बनेगा इस साइड पे, और वो गया 10। अब मैंने 10 इस पे मिला दिया, इसको क्यों मिला दिया? बिकॉज मेरे को पता है पाइथागोरस थ्योरम, मेरे को पता है पाइथागोरस थ्योरम, ये मुझे पता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मिलके 10 का स्क्वायर बनने वाला है, ट्रायंगल बन जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इधर आएगा, अब ये कैसे पता? बिकॉज यहाँ पे मेरा नॉर्थ होता है, यहाँ मेरा साउथ, यहाँ मेरा वेस्ट, यहाँ मेरा ईस्ट, सिंपल। तो दे एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर। अगर है मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड दिस पर्सन गोना बी एट द बैक, द जहाँ से शुरू हुआ वही जाके पहुंच गया। ये क्वेश्चन आया, हाउ फार इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? 0 किलोमीटर, दैट इज द आंसर, बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का कंसेप्ट इंक्लूड किया हुआ है। नंबर 67, if 10 persons can complete 2/5 of a work in 8 days, then how many persons are required to complete the remaining work in 12 days? अब इसको हम कर सकते हैं डायरेक्ट और इनवर्स, जो वेरिएशन का टॉपिक है हमारा, उसके अंदर एक क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक चीज़ इंक्रीज है दूसरी भी इंक्रीज है तो डायरेक्ट रिलेशन है, एक इंक्रीज दूसरी डिक्रीज, या पहली डिक्रीज दूसरी इंक्रीज, तो वो इनवर्स रिलेशन है। दोनों के अपने अपने हमारे फॉर्मूलाज हैं, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। वेरिएशन का टॉपिक की वीडियो अवेलेबल है, वो आप चाहो तो डिटेल में देख सकते हो। इफ़ 10 पर्सन्स कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ अ वर्क इन 8 डेज, तो देखो 10 लोग हैं, 10 पर्सन्स, वो करते हैं 2/5 ऑफ टास्क, शॉर्टकट दे रहा हूँ ध्यान से करना, और काम करते हैं वो 8 डेज के अंदर। देन हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क होगा 3/5, बिकॉज पूरा काम है 1 माइनस 2/5, 3/5। मुझे करना है 12 डेज में काम खत्म, मुझे बताने हैं कितने लोग चाहिए मुझे, तो आई नीड टू फाइंड आउट x पर्सन्स। तो मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन अभी समझा देता हूँ दोबारा से। आप ये समझो कि आप एक एक पैरामीटर को इसके साथ कंपेयर करो जो भी x में आपको निकालना है, राइट। तो अगर मैं वर्क डन को कंपेयर करूँ, अगर 2/5 काम करना है, किसी भी काम का 2/5 काम करना है, 10 लोग चाहिए। अगर आपको ज़्यादा काम करना है, 3/5 काम करना है, तो ज़्यादा लोग चाहिए। मतलब अगर काम बढ़ रहा है तो लोग ज़्यादा चाहिए, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आने वाला है, ठीक। अब डेज की बात करते हैं। अगर एक काम को 8 डेज में करते हैं, 10 लोग चाहिए, लेकिन अगर काम जल्दी करना है, लेट करना है, 12 डेज में करना है, तो लोग कम कर लो, कैपेसिटी डिक्रीज कर लो। तो मतलब अगर डेज बढ़ रहे हैं तो लोग कम होने चाहिए, इसका मतलब ये इनवर्स रिलेशन है। अब डायरेक्ट रिलेशन में क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन में करते हैं हम x1/y1 दैट इज इक्वल टू x2/y2, और जब इनवर्स रिलेशन होता है उसमें हम करते हैं x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इसको। तो 10 डायरेक्ट रिलेशन है 2/5 डिवाइड बाय 2/5, 8 डेज ये इनवर्स रिलेशन है मल्टीप्लाइड, दैट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, 4 से ये 3 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, x की वैल्यू बची 10। मतलब मुझे सेम 10% से ही काम चलने वाला है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 10 पीपल आई नीड एंड आई विल बी डन विद माय वर्क। ठीक है जी, दैट इज ऑल, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर इस टॉपिक को और अच्छा समझना चाहते हो तो वेरिएशन की वीडियो है चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हो, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द शॉर्टकट टू अंडरस्टैंड इट। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट चलते हैं 68 की तरफ। नाउ 68 क्वेश्चन कहता है द बेस ऑफ राइट प्रिज्म। देखो मेंसुरेशन के क्वेश्चन मैथ्स में आने हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, 2D 3D, ये भी टॉपिक पेट है, एचटेट वालों के पेट टॉपिक्स हैं, ये हर बार क्वेश्चन इसमें से दे रहे हैं, ये हमें जरूर करने हैं, ध्यान रखना। बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल बेस प्रिज्म है, ट्राइंगल उसका बेस है, उसका पैरामीटर है 32 सेंटीमीटर, तो पैरीमीटर हो गया इसका
द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज 6, और जो इन रेडियस है दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और जो वॉल्यूम गिवन है वो गिवन है आपको 576 सेंटीमीटर। ठीक, वॉल्यूम गिवन है 576 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट क्या होगी? अब देखो वॉल्यूम, किसी भी पॉलीहेड्रन फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो हम क्या कहते हैं? वो होता है आपका एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अगर मुझे हाइट निकालनी है, वॉल्यूम मुझे गिवन है 576, तो मुझे एरिया पता होना चाहिए। एरिया कैसे निकालोगे? बेस उन्होंने बता दिया, प्रिज्म का मुझको ट्राइंगल बेस है, इन रेडियस मुझे गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे इन रेडियस और पैरामीटर गिवन है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय इन रेडियस। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर दूँ, पैरामीटर पे 32 एंड इन रेडियस पे 6 कर दूँ, so I get 216, 16 into 6 I get 96। तो I get 16 into 6 96, तो एरिया हो गया मेरा 96, so this is 96 here multiplied by height, this is 96 into 6, 6 into 6 36, 3 remainder, 3 into 9 54 plus 3 57, तो दैट गेट्स कैंसल्ड। तो मेरा आंसर हो गया, हाइट कितनी है इस प्रिज्म की? ओनली 6 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर आई हैव स्ट्रेट अवे। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 69। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 27, देन द नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? देखो इस क्वेश्चन को करने का ढंग भी एक फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। वो क्या फॉर्मूला था? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज डिवाइड बाय वो तो एवरेज का था, सॉरी, जो फॉर्मूला था वो था n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज। ये तो हो गया पूरे सम का। तो जो मैं डिवाइड वाला कह रहा था वो क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन का एंगल कितना है। ये तो एंगल्स का फॉर्मूला है। डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या है? जो डायगोनल का फॉर्मूला है वो भी इसी तरह से है। लेट मी जस्ट राइट दैट आल्सो फॉर यू, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो जो डायगोनल का आपका फॉर्मूला आता है n इंटू n-3 डिवाइड बाय 2। तो n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स, ये डायगोनल का फॉर्मूला है आपका। तो 27 मुझे दिया हुआ है जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है, तो दैट इज इक्वल 27, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n इंटू n-3 बन गया आपका 27 टू 54। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसका क्वाड्रेटिक बनाओ या स्ट्रेट अवे अगर आपको समझ आता है। 54 के फैक्टर्स क्या हैं? 6 इंटू 9, 18 इंटू 3, 27 इंटू 2। मुझे चाहिए एक नंबर n और दूसरा नंबर चाहिए n-3, दोनों में 3 का डिफरेंस है। कौन सा नंबर है? 9 एंड 6, मतलब जो n है मेरा वो 9 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन इज 9, तो 9 इंटू 9-3 दैट इज 6, 9 इंटू 6 इज 54। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 9। नहीं तो अगर आप क्वाड्रेटिक से करना चाहो तो n² माइनस 3n माइनस 54 इक्वल टू 0। यहाँ से भी जो आपके पास बनेगा n² माइनस 9n प्लस 6n, 9 इंटू 6 54 एंड एडिशन इज माइनस 3n। तो यहाँ से अगर आप बनाओगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा? n इंटू n माइनस 9 प्लस 6 इंटू n माइनस 9, दैट मीन्स n माइनस 9 एंड n प्लस 6 आर फैक्टर। यहाँ से वैल्यू आएगी n की माइनस 6 विच इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ से वैल्यू आएगी 9। तो आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, और ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, जस्ट मेक द फैक्टर्स ऑफ 54 एंड डू इट, हो जाएगा बड़े आराम से। तो 69th क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नंबर 70 के ऊपर। इन 2 alloys A and B, रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन 5:2 एंड 3:4 रिस्पेक्टिवली। 7 kg of alloy A and 21 kg of alloy B are mixed। चलो जी करते हैं। तो एक alloy लिया आपने A, वो है रेशो कॉपर और जिंक का रेशो है 5:2। जो दूसरा है उसमें है 3:4। अब पहले वाला तो 7 kg है, 7 kg है तो वो तो 5 and 2 7 ही बनता है, तो ये तो हो गया 5 kg and 2 kg। दूसरा वाला alloy है 21 kg। अब 21 kg है, 3 and 4 7, मतलब 7 इंटू 3 21, तो मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 kg,
क्योंकि ये अगर मैं 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x इक्वल टू 21 रख दूँ तो x की वैल्यू मेरी 3 आ जाती है। तो मैंने वैसे ही ब्रेन में ही कर लिया, माइंड में ही कर लिया। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। टीचर्स हो आप लोग तो आई थिंक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे नहीं है हम लोग, तो बीइंग टीचर्स वी कैन डू इट वेरी इजीली। सो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12। तो अब टोटल अगर मैं ऐड करूँ 5 और 9 14, 12 एंड 2 14, दोनों हो गए 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg का रेशो आएगा 1:1। दैट द आंसर वी हैव टू द क्वेश्चन नंबर 70 इज 1:1। दैट इज माय आंसर। 10 questions are done. Let's move to the next one. Trigonometry. If 7 cosecant theta minus 3 cot theta is equal to 7, where theta is the first quadrant, then the value of 7 cot theta minus 3 cosecant theta is equal to. अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, 7 cosecant theta minus 3 cot theta that is equal to 7 गिवन है मुझे। तो मुझे निकालना है 7 cot theta minus 3 cosecant theta। इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से भी कर सकते हो, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले वाला जो साइन कोसाइन टैन वाला हम हर क्लास में कर रहे हैं, बिकॉज हर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के। आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, या आप चाहो तो इसमें एक हिट एंड ट्रायल भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आई कैन सी अ हिट एंड ट्रायल ऑप्शन। हिट एंड ट्रायल ऑप्शन क्या नज़र आ रही है, 7 कॉसेकेंट थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7। तो कॉसेकेंट थीटा की वैल्यू अगर मैं 1 बना दूँ, कॉसेकेंट थीटा की वैल्यू अगर मैं 1 बना दूँ और कॉट थीटा 0 बना दूँ, क्या किसी डिग्री पे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, 90 डिग्री पे पॉसिबल है। एंड थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर आपका थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। तो आई एम यूजिंग ए हिट एंड ट्रायल, लॉजिक भी है बट हिट एंड ट्रायल, क्योंकि एग्जाम में हिट एंड ट्रायल करना बेटर रहेगा इस क्वेश्चन में, को टाइम बहुत कंज्यूम करेगा अदरवाइज ये। तो अगर मैं थीटा को 90 ले लूँ, साइन 90 इज 1, दैट इज 1 बाय कोसेकेंट थीटा, दैट इज अगेन 1। कॉट थीटा क्या होता है? tan का इनवर्स। अब tan थीटा क्या होता है 90 पे? नॉट डिफाइंड। कॉट होता है 1 बाय नॉट डिफाइंड, मतलब 0। तो ये वैल्यू 0 हो गई, और अगर इसी को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो 790 0 एंड माइनस 3 कॉसेकेंट थीटा, तो दिस वैल्यू गोना बी 3 इंटू 1। अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रही है? माइनस के साइन की, है कि नहीं? तो आप चाहो तो इसको फॉर्मूला से सोल्व करो, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द आंसर गोना बी। ये मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से अभी बता सकता हूँ। तो 7 कॉसेकेंट थीटा, द आंसर इज 7। तो मैंने कॉसेकेंट थीटा को 90 मान लिया है, और कॉट थीटा को आई हैव टेकन व्हाट डू यू कॉल दैट 0। कॉट थीटा की वैल्यू मेरी 0 आ गई है, थीटा 90 लिया हुआ है हमने। अगर मैं इसको लॉजिकली करूं तो लेट्स डू इट लॉजिकली ऑल्सो, वो भी आपको समझा देता हूं। 7 कॉसेकेंट थीटा माइनस 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 7। सो इट सेज 7 कॉसेकेंट थीटा को ले लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो 7x माइनस 3 एक्स वाइज छोड़ो, इसको सिंपल फॉर्मूला से करते हैं। 7 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 7। टेक एन एलसीएम, साइन थीटा 7 माइनस 3 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैं इसको 7 साइन थीटा लिख देता हूँ स्ट्रेट अवे, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यू राइट इट एज 7 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 7। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। आप चाहो तो सीधा सीधा इसको भी कर सकते हो, 7 कोसेकेंट थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7, जो मैं अब करने वाला हूँ। चाहे वहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बिकॉज आई थॉट कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा, हुआ नहीं है। तो लेट्स डू इट स्ट्रेट अवे। अब अगर हम करें क्या, अब अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दो, यू गेट 49 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 42 साइन थीटा कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। तो ये 9 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, विल गेट 40 साइन स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
प्लस 42 साइन थीटा कोस थीटा। मैंने पहले ही बोला है लेंथी होगा बहुत ज़्यादा ये, इसलिए इसको लॉजिक सीधा शॉर्टकट से करना बेटर है। इसकी वैल्यू 1 होती है। आई गेट 40 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 42 साइन थीटा कोस थीटा, that is equal to 49 minus 9, that is 40। अब आप 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, you get 20 sin square theta plus 21 sin theta cos theta, that is equal to 20। now इस 20 sin square theta को इस साइड ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओ, you get 21 sin theta cos theta is equal to 20 minus 20 sin square theta, so I took this as common, this value is 20 cos square theta। यहाँ से cos theta कैंसिल हो जाएगा। now sin theta by cos theta will be 20 upon 21, तो मेरा sin theta हो गया 20, तो मेरा cos theta हो गया 21। नाउ जो मुझे निकालना है अब, दैट इज 7 cot थीटा माइनस 3 cosecant थीटा। 7 cot थीटा माइनस 3 cosecant थीटा, दिस वैल्यू आई हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करें, नाउ साइन थीटा क्या होता है, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की दोबारा बात कर रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, P बाय एच डिवाइड बाय पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले B बाय एच, एच से एच कैंसिल, दैट मीन्स माई परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गोइंग टू बी 20, दिस इज गोइंग टू बी 21 एंड दिस इज गोइंग टू बी पाइथागोरस थ्योरम से 29। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 21 का स्क्वायर 441, टोटल होता है 841 का स्क्वायर रूट 29। नाउ अब कॉट थीटा के लिए क्या लगाना है, दैट गोना बी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी भोले, तो B बाय P माइनस 3 इंटू 1 अपॉन साइन बोलते हैं जिसको हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, तो H बाय P, सो दिस इज 7, B is 21 divide by P which is 20 minus 3 into hypotenuse is 29 divide by 20, so this comes out to be 20, I take an LCM, 7 into 1 7, 7 into 2 14 minus 87, this comes out to be 60 by 20, the answer comes to be 3। वही 3 आंसर आया, तो लॉजिकली बहुत लंबा है, दैट्स व्हाट द पॉइंट आई हैड, लॉजिकली बहुत लंबा क्वेश्चन जाता है ये वाला। तो अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बाय करना चाहूँ तो दिस आई कैन टेक एडवांटेज और मैं इसको आंसर 3 दे सकता हूँ। ठीक है जी, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 72। इफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABCB inscribed in a circle, then the tangents at their vertices will form another triangle, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। अगर एक सर्कल के अंदर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हो तो tangents at their vertices will form another triangle, that is also equilateral triangle। कैसे बनेगा, चलो इसको भी हल्का मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, inscribed in a circle, तो ये आपका एक सर्कल हो गया, ये इसके अंदर मान लेते हैं हम आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये सारी साइड्स इक्वल हैं आपकी, ये आपका सेंटर मान लेते हैं। अब टेंजेंट टू द वर्टिसेस, तो एक टेंजेंट यहाँ से निकल रहा है एक टेंजेंट यहाँ से निकल रहा है, एक टेंजेंट यहाँ से निकल रहा है, तो मतलब ये इस तरह से कुछ ट्राइंगल बनेगी। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनी, सॉरी। तो इस ट्राइंगल पे मुझे आइडेंटिफाई करना होगा, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आती है, ये वाली साइड इसकी इक्वल आएगी, ये वाली साइड आपकी इसकी इक्वल आएगी। ठीक है, एंड इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी चलेगी, क्योंकि आपकी कई ट्राइंगल्स बन गई, एक ट्राइंगल आपकी ये बन गई, एक ट्राइंगल आपकी ये बन जाती है, तो ये 1 प्लस
ये साइड हो गई 1+2, ये हो गई 2+3, ये हो गई 1+3। तो आप दो ट्राइंगल ले लो, एक आप ट्राइंगल ले लो ये वाली, और एक आप ट्राइंगल ले लो ये वाली, मतलब आपके ऊपर डिपेंड, यही वाली ले लो चलो जो पहले डार्क की थी। इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बड़े आराम से प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस इज हैविंग 90 डिग्री का एंगल, क्वाड्रिलेटरल होता है अपना, ये ट्राइंगल होता है। तो ये हमारी एट द एंड होगा क्या, 2 और 3 इक्वल आ जाएंगी। तो 2 और 3 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, मतलब ये सारी अगर मैं इक्वल इक्वल कर दूँ, सारी एक्स 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 करके आंसर निकलना शुरू हो जाएगा मेरा। तो ये भी एक इक्वल ट्राइंगल ही बनती है। ठीक है, ज़्यादा अगर डिटेल में देखना है तो इट्स क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी के अंदर है क्वेश्चन ही वाला, तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, कॉन्ग्रुएंसी से आपका आंसर निकलता है इसका। आगे चलते हैं 73। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, अगेन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन तो आया हुआ है हर बार। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ऑफ 15% गेन, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹18 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 18%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा। अब कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने x है, अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया 1.15x हो गया, बिकॉज प्रॉफिट पे बेचा है। अगर 18 रुपये और पे बेचता, मतलब 1.15x प्लस 18 रुपीज़ कर देता, तो 3% का फ़ायदा होता। तो एक तो आप इस तरह कर सकते हो। अब देखो 3% का फ़ायदा हो रहा है, 3% का फ़ायदा मतलब 0.03x का फ़ायदा हो रहा है। ये 0.03x क्या है, प्रॉफिट है ना, एक्स्ट्रा। क्यों आ रहा है, बिकॉज 18 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको। तो मतलब अगर मैं यहाँ x निकालना चाहूँ, दैट इज 18/3 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब जो मेरा x है दैट इज 600 रुपीज़। तो सिंपल सा फंडा, कितना रुपये एक्स्ट्रा लगाया, 18 रुपये एक्स्ट्रा से मुझे क्या मिला, 3% प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिला, तो 3% ऑफ CP एक्स्ट्रा मिला। सो दैट मीन CP कितना हो गया, अगर 100% निकालना है तो 18/3 इंटू 100, तो I get the answer as 600, that is the answer I get. I believe quite simple, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने पहले ही बोला 2023 का पेपर टफ है, तभी काफ़ी टाइम लग रहा है, वरना बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में टाइम ज़्यादा नहीं लगा है। 24 का एग्जाम इससे ईजी था। 74th क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग, द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज DBC KIJ QOP ZXY। तो एक चीज़ बड़ी समझ आ रही है, BC के बाद D, IJ के बाद K, OP के बाद Q, जैसे सीक्वेंस होता है लेफ्ट टू राइट, XY के बाद Z। तो यहाँ पे कहाँ हो रहा है, U के बाद V नहीं होगा, S के बाद V नहीं आ रहा, T के बाद V नहीं होता, T के बाद U, U के बाद V। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द आंसर। तो वी कैन आइडेंटिफाई अ पैटर्न एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन गिव द आंसर्स। आगे चलते हैं। 75, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 3, सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर मान लिया x और y है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो अगर मैं इसको स्क्वायर बोथ द साइड कर लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy दैट इज इक्वल टू 9, और सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब इसका मुझे टोटल दिया गया है 369 माइनस 2xy दैट इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 2xy दैट इज इक्वल टू 360, मतलब xy हो गया मेरा 180। अब करने के दो तरीके दोबारा से वही, या तो आप मिडल अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके, या फिर आप सीधा सोचो x और y 180 होना चाहिए और x और y में डिफरेंस होना चाहिए 3 का, क्या बनता है 15 इंटू 12, 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 बनता है, 180 बनता है, डिफरेंस 3 का है और दोनों का टोटल मुझे बताना है। तो आंसर हो गया 27, 15 प्लस 12 27। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना जैसे मैंने पहले क्वेश्चन दिखाया आपको स्प्लिट द मिडल टर्म करके वैसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 76th, अगर अब तक सब कुछ समझ आ रहा है एंड यू गाइस आर लाइकिंग दिस, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब अस एंड डू कमेंट इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू हैव, सो वी कैन हेल्प यू आउट, बिकॉज वी आर हियर टू हेल्प यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जितना हेल्प हम कर पाएंगे वी आर हियर फॉर यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 76, इन डिवीजन सम डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वेश्चन। तो डिवाइजर है वो 12 टाइम्स द क्वेश्चन है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर है, रिमाइंडर 36 है, चलो हो गया काम। रिमाइंडर उन्होंने बोला 36, डिवाइजर बोला है हमें, जो डिवाइजर है 12 टाइम्स द क्वेश्चन है और 5 टाइम्स द रिमाइंडर है, तो 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर हो गया 180 और क्वेश्चन कितना हो गया, जो क्वेश्चन है वो 1/12 ऑफ डिवाइजर होगा, बिकॉज डिवाइजर 12 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन है, तो डिवाइजर इज इक्वल टू
12 इंटू क्वोशंट, क्वोशंट इज इक्वल टू डिवाइजर अपॉन 12, तो 12 को अगर इससे डिवाइड कर दे तो क्वोशंट आता है 15। मुझसे पूछा डिविडेंड। नाउ डिविडेंड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर है 180, 180 इंटू 15, यू गेट 2700, 2700 प्लस 36, द आंसर इज 2736। ये भी आपका आंसर खत्म हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 77 बोर्ड मास का क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये भी हर बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है एक क्वेश्चन ऐसा। 20C, C denotes subtracted from, D denotes, B denotes added to, A denotes divided by, and D denotes multiplied। तो as per the board mass, V board mass पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार मैं आप लोगों के साथ। तो इसमें सिर्फ मेरे पास डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो इसी सीक्वेंस में सोल्व करेंगे। डिवीजन में 8 डिवाइड 2 बनता है 4, 4 इंटू 6 बनता है 24। अब 20 माइनस 12 8, 8 प्लस 24 32 शुड बी द आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। 78 अ पर्सन कवर्स 12 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 4 घंटे लगे इनको। 18 किलोमीटर से 9 किलोमीटर पर आवर, 2 आवर्स यहाँ लगते हैं इनको। 24 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनको लगे यहाँ पर 6 आवर्स। एवरेज स्पीड, अब देखो स्पीड के दो फॉर्मूलाज होते हैं एवरेज के। जब आपका आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है नहीं 12, 18, 24, या टाइम कांस्टेंट हो 4, 2, 6, ये भी नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 प्लस 18 30 प्लस 24 54। टाइम कितना है? 4 and 2 6 and 6 12, तो 54 by 12 that is 6 into 9, 6 into 2 that is 4.5। तो मेरा आंसर हो गया, द एवरेज स्पीड इज 4.5 किलोमीटर पर आवर। सिंपल फंडा। नेक्स्ट 79 फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। वायलिन विच यू हैव स्ट्रिंग्स बजाते हैं, गिटार भी बजाया जाता है, फ्लूट को मुंह से फूंक मार के बजाते हैं। तो हार्प इज अगेन विद स्ट्रिंग्स, एक इंस्ट्रूमेंट होता है विद अ कर्व शेप। तो फ्लूट इज डिफरेंट, बाकी सब में स्ट्रिंग्स यूज हुई है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में फ्लूट में यूज नहीं हुई है। The next number 80, the last question, and before I finish it, I again request to please subscribe this channel ACM, and do like, comment and share this video with maximum friends, so maximum people can get the help and maximum people can get the information that how to get the question solved in very really quick time. अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ है। 16 माइनस 4 इक्वल टू 2, 9 माइनस 3 इक्वल टू 2, 81 माइनस 3 इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64 माइनस 4। एक पैटर्न आइडेंटिफाई करो, ये सारे के सारे पावर्स हैं, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है? 4 and 2, 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? दिस इज एक्चुअली नथिंग बट ये कैप है। 4 का पावर 2, तो 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 81 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 4, तो 64 इज इक्वल टू बनता है 4 का क्यूब 64। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 4 into 4 16, 16 into 4 64। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 2023 पेपर आर डन। कुछ टॉपिक्स रिपीटेड है, प्लीज़ इन सबको जरूर कीजिएगा। रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग और ओड मैन आउट। मैथ्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, आपका मेंसुरेशन, 2D 3D, ज्योमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज, एरिया पैरामीटर एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जैसे अभी किया हमने। सो प्लीज़ मेक श्योर ये जरूर करेगा। नंबर सिस्टम जो बेसिक नंबर सिस्टम है, सारा पेपर इन्हीं से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री, तो ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सिलेबस बहुत कम है। रिवीजन अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो पेपर में कोई दम नहीं है। इसके साथ ही आपसे अलविदा कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर joining us. Take care, wish you all the very best, and we'll be coming up with the next video, so do subscribe us so you can get notified whenever we get the new video for you. Thank you so much, take care.